हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आ गए हैं मैथ की दुनिया का रोमांचक सैर करने के लिए। तो चलिए हम सब अपने सैर पे चलते हैं। तो जल्दी से आप लोग तैयार होकर आ जाइए, ठीक है। जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लें, और लड़कों का क्या है, वो तो बस ऐसे उठ के चले आओ, तुम ऐसे ही बेस्ट लगते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में बच्चा हम लोगों ने जो आपका पहला चैप्टर है मैथ का, क्लास 10th का, जो कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। पूरा इंट्रोडक्शन उसका कर लिए हैं, पूरी एनसीईआरटी का हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आज से हम अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका है बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चा। और आपको पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका एकदम सिंपल सा रहता है। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ते जाइए। ये इंट्रोडक्शन जो है बहुपद चैप्टर का, वो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों बच्चों के लिए है। तो जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ देखना चाहिए, और जो 10th वाले हैं उनको तो देखना ही देखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है, ठीक है। आप बहुपद के बारे में कुछ नहीं जानते हो, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकदम आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं बहुपद से, पॉलिनोमियल से, वहां तक के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। चलो बच्चा, देखो पहला एक टर्म आपको सीखना है बहुपद में। अगर बहुपद समझने के लिए पहला एक बेसिक टर्म आपको सीखना है, जिसको आप मुझे लगता है जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आज जान लेंगे। जिसको हम बच्चा वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मतलब चर। चर क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं चर की, हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो जनरली क्या होता है, जब हम पूछते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं जो एक्स वाई जेड होता है यही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक ढंग से आप ये बता सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है, वेरिएबल का मतलब, चर का मतलब ये होता है जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, जिसका मान निश्चित नहीं रहता है, वही हो जाता है हमारा वेरिएबल। ये क्या है सर, थोड़ा समझ में नहीं है। देखो, जब हम लोग समीकरण वगैरह सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर देखिए कुछ ऐसा रहता है, x - 2 = 3, ये दिया है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? आप कहेंगे सर 5 आ जाएगी। जी हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अगर यह समीकरण है तो देखिए x की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन जैसे आप समीकरण बदलेंगे, देखो समीकरण हम बदल देते हैं, यहां पर लिख देते हैं x + 2 = 3। मैंने ये लिख दिया है, मैंने लिख दिया है x + 2 = 3। अब यहां पर अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो देखिए ये 2 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? आप कहेंगे सर 1 आ गई है वैल्यू। ये क्या हो गया भाई? x तो यही है, x बराबर यहां 5 है, x की वैल्यू यहां 1 आई है। इसका क्या मतलब हो? देखो, है यही नंबर, है x ही, लेकिन इसकी वैल्यू बदल गई है। इसकी वैल्यू यहां पर 5 है और यहां पर 1 है। तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू बताइए, तब आप x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्ट होती ही नहीं है। ये डिपेंड करता है सामने वाले पर। कौन से सामने वाले पे? सामने वाले इक्वेशंस पर डिपेंड करता है x की वैल्यू। तो अगर कोई वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती है, उसी को हम कह देते हैं वेरिएबल। इसीलिए जो आप लोग बताते हैं कि ये जो x होता है, ये जो x होता है बच्चा, y होता है, z होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हम वेरिएबल के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेरिएबल क्या होता है? ऐसा प्रतीक जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चा? उसी को हम चर कह देते हैं। ऐसा प्रतीक, x देखो एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा प्रतीक जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसी को कह देते हैं चर। और इसी का जस्ट उल्टा, जिसका मान निश्चित हो, ऐसा प्रतीक जिसका मान निश्चित होता है, उसको कह देंगे अचर। चर समझ में आया? अचर के लिए बच्चा देखो, अगर अचर आपको समझना है, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट।
कांस्टेंट। देखो यहां पर चर में मान निश्चित नहीं होता है, अचर में मान निश्चित होता है। यहां पर मान निश्चित होगा, वैल्यू जो है फिक्स होगी, मान निश्चित होता है, मान निश्चित होता है। जैसे बच्चे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 10, कोई भी जो नंबर होता है उसका मान निश्चित होता है। मैंने बोला 10 फिक्स है, 10 कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। 8 फिक्स है, 10, 12, 13, 14 ये सारी वैल्यू फिक्स है। जैसे आप दुकान, ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आपके जेब में 10 रुपए है और मेरी जेब में भी 10 रुपए है, हम दोनों किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे सामान लेते हैं, तो मैं अगर 10 का नोट दूंगा तो भी उसकी वही वैल्यू रहेगी, और आप भी 10 का नोट देंगे तो आपकी भी वही वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं 10 रुपए दूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा चीज दे देगा और आप 10 रुपए देंगे तो आप कुछ कम देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहां पर मान बदल नहीं रहे हैं, मान निश्चित है। अगर मान निश्चित है बच्चा तो वो अचर होगा, और मान बदल रहा है तो वो चर होगा। चर में मान बदलते रहते हैं, अचर में मान फिक्स रहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जो दिया गया इसके बारे में देख लो जरा। देखो डिफिनेशन में क्या दिया गया है, चर वे प्रतीक होते हैं। प्रतीक का मतलब एक्स वाई जेड जो होता है बच्चा, यही प्रतीक होता है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये हमारे प्रतीक होते हैं। तो प्रतीक या नाम होते हैं जो किसी मान के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे देखो किसी मान के लिए x के लिए 5 का उपयोग किया गया है, मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहां पर देखो 1 के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, x का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमारे होते हैं ये चर होते हैं। इनमें एक और लाइन जोड़ दीजिएगा, इनका मान निश्चित, इनका मान निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये आपका परफेक्ट डिफिनेशन बन जाती है। वे प्रतीक या नाम जो किसी मान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 5 के लिए x का प्रयोग किया गया है, इसलिए x यहां पर क्या होता है, चर होता है। इनका मान निश्चित नहीं होता है, मतलब अलग अलग समीकरण के लिए इनका मान बदलता रहता है। तो ये होता है हमारे चर। अचर में देखिए क्या होता है, अचर वह प्रतीक होता है जो कभी नहीं बदलता है, कभी चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? चेंज नहीं होगा तो अचर हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो हमारा चर हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पहली स्लाइड हो गई आपकी। देखो नेक्स्ट स्लाइड, यहां पर क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझना है क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक आपके सामने दिया गया है। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनको जरा समझते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो इससे पहले हम लोगों ने चर और अचर देख लिया है, देख लियो कि नहीं देख लियो हो, चलो देख लिए हैं। आपको पता है बच्चा, ये जो x होता है ये हमारा चर होता है, और ये जो 5 होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है बच्चा, अचर होता है। ये चर है और ये अचर है। तो करते क्या है, चर और अचर को जब हम मिला देते हैं, मैंने क्या बोला, चर और अचर को जब हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो बनता है, जो मिलता है हमको, जो प्राप्त होता है, वही हमारा होता है बीजीय व्यंजक। मतलब चर और अचर को मिला देते हैं। किससे मिलाएंगे, तो मिलाएंगे बच्चा किस चीजों से, या तो जोड़ के माध्यम, प्लस के माध्यम से, या तो माइनस के, या मल्टीप्लाई से, या डिवाइड से। जो चर और अचर को मिलाने का प्रोसेस होता है, एक साथ लाने का प्रोसेस होता है, या तो देखो जैसे x और 5 है, तो या तो हम इसको x + 5 लिख दें, तब ये दोनों एक साथ हो जाएगा, मिल गए। या तो मैं इन दोनों का माइनस कर दूं, x - 5 कर दूं, x - 5 कर दूं, तब ये मिल जाएगा। या मैं इसको कर दूं x × 5 कर दूं, x × 5 का मतलब होगा 5x, ये भी बीजीय व्यंजक। या तो मैं इसका डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड कर दूं 5 से, ये भी क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो अगर चर और अचर को हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चिन्ह से आपस में मिला देते हैं, तो जो नया बन के सामने हमारे आता, देखो अभी हमारे सामने x था, अभी हमारे सामने 5 था, इन दोनों को हमने प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई से और डिवाइड से जब मिला दिया, तो जो बन के आया है, ये सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं बच्चा, ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात समझ में आई, आ गई, चलो ठीक है। तो यहां पे देखो क्या दिया गया है,
संख्याओं, देखो 5 एक संख्या है, चरों x एक चर है, और गणतीय क्रियाएं, गणतीय क्रियाएं क्या होती है? देखो यहां पर ध्यान से रखना, ये जो गणतीय क्रियाएं यहां लिखी गई है, गणतीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, गणतीय क्रियाएं। याद रखना, कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि गणतीय क्रियाएं क्या होती है, तो आप ये बताइए गणतीय क्रियाएं 4 होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवाइड होता है। ये हमारे गणतीय क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गणतीय क्रिया क्या कराती है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हमारे गणतीय क्रियाएं हैं। तो जब हम जो चर और अचर को गणतीय क्रियाओं के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो जो मिल के हमारे सामने आता है वो आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है बच्चा? बीजीय व्यंजक। क्या आपको यह बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ समझ में आई। अभी एक पॉइंट मैं और इसमें समझाऊंगा, तो आपको याद रखना है। मैं ऐसे लिख देता हूं, अभी इसके बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को मैं बस ऐसे लिख देता हूं, चर की जो घात होगी वो हमारा वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। अभी बस हम इसको ऐसे कर लिख के इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात कर लेंगे। जो बीजीय व्यंजक होता है वो क्या होता है? चर की घात वास्तविक संख्या होती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको यहां पर इतना बस रख के हम छोड़ते हैं, बाद में इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बीजीय व्यंजक समझ में आया? इसके अलावा क्या होता है बीजीय व्यंजक? चर और अचर को जब हम मिला देते हैं, किससे मिलाते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग से। जब मिला देते हैं जो मिलता है वही हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा बच्चा बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चा आगे चलते हैं हम लोग। ये मेन चीज सामने अब आ गई है आपको, बहुपद, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पूरी भूमिका बनाई है, वो हमारे सामने आ चुका है। जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी भूमिका बनाई है वो आपके सामने आ गया है, बहुपद। अब बहुपद को हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप लोग। देखो छोड़ देते हैं इन सब में क्या लिखा है, देख लेंगे बाद में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुपद की पहचान के लिए क्या होता है। बहुपद की पहचान के लिए बच्चा आपके सामने बहुत सारे ऐसे बीजीय व्यंजक आ जाएंगे, आपके सामने बहुत सारे बीजीय व्यंजक होंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया x² + 3x + 2। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह बीजीय व्यंजक है? आप कहेंगे हाँ सर ये बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि यहां पे चर और अचर दोनों हैं। चर और अचर मिले किससे हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग से मिले, इसलिए बीजीय व्यंजक होगा। ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या यह बीजीय जो व्यंजक है यह बहुपद होता है? तो मेरी बात को समझिएगा, जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वह सभी बहुपद नहीं होते हैं। जितने भी अभी बीजीय व्यंजक जो पढ़े थे, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। उनमें में से कुछ बहुपद होगा और उनमें में से कुछ बहुपद नहीं होगा। मैं यहां पर जितना लिखूंगा सब बीजीय व्यंजक होगा। जैसे मैं लिख देता हूं पहले, चलिए पहले इतने के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पे मैंने बोर्ड में जितने भी नंबर, जितने भी मैंने एक टर्म लिखा है, ये सारे के सारे हमारे बीजीय व्यंजक हैं। ये सभी के सभी हमारे बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन क्या यह सभी बच्चा बहुपद है? तो चलो चेक करते हैं। सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि बहुपद क्या होता है। तो बता देता हूं भाई, क्या गुस्सा हो रहे हो? चलो देखते हैं क्या बहुपद होता है। देखो बहुपद की पहचान के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखना है, वो देखना है आपको चर। आपके सामने जो भी दिया रहेगा बीजीय व्यंजक, उसमें आपको सिर्फ चर देखना है। आपकी नजर किसको ढूंढेगी? चर को ढूंढेगी। चर पहले आप देख लीजिए। तो यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो ये देखो x आपको चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये x ये भी चर दिख रहा है, यही दोनों इसमें चर हैं। 3 और 2 तो चर है नहीं, तो आपने चर देख लिया। अब जो चर की घात है ना,
चर की घात वह कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहां पर समझना, अभी जो मैंने लिखा था बहुपद की पहचान के लिए बच्चा, चर की घात देखेंगे और चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी इससे पहले मैंने बीजीय व्यंजक में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया था कि बहुपद में क्या होता है, चर की घात पूर्ण संख्या। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको मैंने अपने से बनाया है जिससे आपको डिफिनेशन समझने में आसानी हो कि अगर बहुपद की पहचान करनी है तो आपको क्या देखना होगा, चर देखना होगा, और चर में भी क्या देखना होगा, उसकी घात। चर में भी क्या देखना होगा, उसकी घात। तो यहां पे देखिए, ये आपको x चर दिख रहा है, यहां पे x चर दिख रहा है, इनकी घात देखो। अगर इनकी घात पूर्ण संख्या हो गई, इनकी घात पूर्ण संख्या हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को अगर इनके बारे में ना पता हो कि सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जबकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरुआत होती है और ये आगे तक बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जो चर की घात होना चाहिए ना, इनमें में से ही किसी कोई ना कोई होनी चाहिए। तो देखो यहां पर x की घात देखो कितना दिया है, 2। अब अपने से प्रश्न करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या जो 2 है बच्चा इस सीरीज में आएगा आगे बढ़ते हुए। तो आप कहेंगे हाँ सर 2 तो यही दिख रहा है, इसका मतलब 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब अगर 2 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। लेकिन अभी और आगे बारे में चेक करना है, एक को देखकर ही आप नहीं बता देंगे कि बहुपद है। सब जब पूर्ण संख्या, चर की सभी घात अगर पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद होगा। तो यहां की घात 2 हो जाएगी तो ये बहुपद अभी तक तो पता चल रहा है। फिर आगे चलिए, x की घात कितनी, तो आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है, x की तो घात आपने लगाया है नहीं। अरे मेरी जान, अगर x की घात नहीं है तो आपको पता है जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी एक घात होती है। तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे और कोई पूछे कि इसकी घात बताओ, तो आप कह देना x की घात 1 होगी। इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो क्या 1 पूर्ण संख्या होता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1 पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब यहां और यहां दोनों से जो x की घात है, मतलब जो चर की घात है वो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए यहां पे जो बच्चा ये जो लिखा है आपके सामने, यह एक प्रकार का बहुपद है। ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। आगे चलिए, अब ये दूसरा मैंने जो लिखा है एग्जांपल देखिए, x घात -3 प्लस 2x और प्लस 7 दिया गया है। तो यहां पर देखिए x की डिग्री देखिए कितनी दिया गया, -3। x की जो डिग्री दिया गया है, x की जो डिग्री दिया गया वो दिया है -3। अब आप सोचिए, क्या -3 पूर्ण संख्या होती है, क्या -3 होल नंबर होता है, सोचो। तो आप कहेंगे सर इसको हम, ये जो होल नंबर का ग्रुप है इसको देखेंगे हम। तो यह देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पूरी धनात्मक संख्या होती है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। और लेकिन यहां पे तो निगेटिव नंबर आ गया है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है बच्चा, वह होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद की कंडीशन, बहुपद की शर्त ही होती है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी डिग्री होल नंबर होना चाहिए, जो चर होता है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे सर रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताइए यहां तो नहीं है लेकिन इसकी घात तो 1 है, और 1 तो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है। बच्चा देखो, मैंने अभी अभी यही चीज समझाया है कि जितने चर होंगे सभी की घात देखोगे। ऐसा नहीं कि 1 की घात पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे सर ये तो बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा। नहीं, 1 का भी नहीं आंसर आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आप समझिए। तो यहां पर ये बच्चा, ये आपका पॉलिनोमियल से नहीं है। आगे देखिए, यहां पर दिया गया x प्लस √2x। अब यहां भी घात देखो, देखिए यहां x की घात देखेंगे तो x की घात 1 है, यहां x की घात देखेंगे तो क्या है, 1 है, और ये इसकी घात और इसकी घात दोनों की घात 1 1 है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा घात ऐसे, यहां पे x पावर 3 कर दीजिए प्लस √2x कर दीजिए। तो यहां पे डिग्री देखिए, x की डिग्री 3 है और यहां x की डिग्री 1 है। तो बताइए दोनों की डिग्री होल नंबर है कि नहीं है। आप कहेंगे सर हाँ होल नंबर है, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चा कि डिग्री नहीं, इस रूट को देखकर घबरा जाते हैं कि ये रूट देखो, ये जो √2 है ये घात नहीं है, ये डिग्री नहीं है, ये कोफिशिएंट है, ये गुणांक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो होता है ये हमारा बहुपद होगा। अब आगे आपके सामने ये दिया गया है एक और एग्जांपल, इसको देखिए। यहां पे क्या दिया है, x की घात 4 दिया गया है। क्या दिया गया, x की घात 4 दिया गया है। तो 4 जो होता है होल नंबर होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे सर हाँ, ये देखिए 4 होल नंबर होता है। अब यहां पर x की डिग्री 1/2 है,
x की डिग्री क्या है 1/2, और 1/2 जो होता है बच्चा, 1/2 जो होता है यह हमारा होल नंबर नहीं होता है, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से बहुपद की ऐसे पहचान होती है। एक स्लाइड मैं और लेता हूं इसमें, अभी इसको देख लो, इसको समझा देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, देखो बहुपद पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक, ये सारे बीजीय व्यंजक आपके सामने दिए गए हैं कि नहीं, जिसमें चर की घात कितनी होती है बच्चा, एक पूर्ण संख्या होती है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये सामने आपके एग्जाम्पल दिए गए। अब यहां की जो मेन कंडीशन है, मेन जो शर्त है, वो 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है, जो यहां पर देखिए, जो चर की घात वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी भी बता दिया कि जो यहां पे चर है, x की जो घात होती है, y की जो घात होगी, z की जो घात होती है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बच्चा दिया गया है, चर की घात जो है भिन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये लिखा है 1/2, ये हमारा भिन्न है। तो अगर चर की घात निगेटिव में आपको दिख जाएगी तो आप कह दीजिएगा वो बहुपद नहीं है। चर की घात, दूसरा पॉइंट, चर की घात अगर आपको भिन्न में दिख जाती है, फ्रैक्शन में दिख जाती है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन देखो, चर की घात में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब बच्चा, जैसे ये देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया x, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, जैसे मैंने यहां पे लिखा है x⁻7 प्लस x⁻√5 प्लस 3। देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट यही है कि चर की घात अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट का मतलब यह है, देखो यहां पर x की घात कितनी है, 7 है, यह तो होल नंबर है, लेकिन यहां पर x घात √5 है, x घात √5 है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा बच्चा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि बच्चा, कुछ जो रूट के नंबर होते हैं वह पॉलिनोमियल में होते हैं और कुछ रूट के नंबर पॉलिनोमियल में नहीं होते हैं। कैसे, तो देखिए इसके लिए हम लोग अगली स्लाइड में चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले। चलो ऐसा करते हैं, अगली स्लाइड ये लेते हैं, ये आपके सामने, ठीक है, इसमें समझते हैं हम लोग। बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया और एक तरफ मैंने लिख दिया है बहुपद, पॉलिनोमियल। ये दिया गया है, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। देखो इसमें जो बीजीय व्यंजक का हम लोगों ने फॉर्मूला अभी भी बनाया था, वो हम लोगों ने क्या बनाया था, चर की घात कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर चर की घात वास्तविक संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक होगा। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पे ये जो चर की घात होगी यह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए x⁻7 प्लस 3 x⁻1/3 प्लस 4, ये आपके सामने दिया गया है। अब यहां पे देखो, इसी चीज को मैं अगर यहां पे लिखूंगा, यह है x⁻7 प्लस 3x⁻1/3 प्लस 4। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे जो आपको सामने चीजें दी गई हैं, यहां पे देखिए x की घात कितनी है, 7 है। 7 बताओ वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएंगी लगभग,
काल्पनिक संख्या के अलावा जितनी भी संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या आएंगी। तो वास्तविक संख्या में अंडर रूट वाली भी संख्या आएगी, निगेटिव नंबर भी संख्या आएंगी, दशमलव वाली भी संख्या आएंगी, फ्रैक्शन वाली भी संख्या आएंगी, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाएगी। तो ये जो 7 है यह वास्तविक संख्या है, ये जो 1/3 है यह भी वास्तविक संख्या है। बात समझ पा रहे हो? इसकी वजह से यह जो मैं आपके सामने लिखा है यह बच्चा बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या यह जो बीजीय व्यंजक है क्या यह बहुपद होगा? तो बहुपद की परिभाषा के लिए, बहुपद के डिफिनेशन में ये चीजें हैं कि चर की घात क्या होना चाहिए, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर x की घात 7 पूर्ण संख्या है, लेकिन x की घात जो 1/3 है यह पूर्ण संख्या, होल नंबर नहीं है। अगर यह होल नंबर नहीं है इसका मतलब यह जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे, सॉरी जितने भी बहुपद होंगे, जितने भी आप बहुपद आपको पता चलेगा कि यह बहुपद है, आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि अगर यह बहुपद है तो यह बीजीय व्यंजक होगा। जितने भी बहुपद होते हैं वह बीजीय व्यंजक होते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिखिए, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। जितने भी बहुपद आपको दिखेंगे सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे। लेकिन यहां पे देख, लेकिन क्या होगा, लेकिन सभी, उधर ही लिख देता हूं, इधर छोड़ो, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, याद रखिएगा। तो कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? तो आप कहेंगे जिनकी घात होल नंबर होगा वही बहुपद होगा। अगर होल नंबर के अलावा कोई और हो जाता है, होल के अलावा कोई और नंबर हो जाता है, जैसे फ्रैक्शन में हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो तब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यही चीज। और जैसे एक एग्जांपल अभी रूट वाला था, तो रूट में जो नंबर आते हैं ना बच्चा, उनमें से कुछ तो पॉलिनोमियल होते हैं और कुछ पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है सर? तो देखो बच्चा, यहां पे समझिए आप इस चीज को, देखो यहां पर समझते हैं। जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया 2x पावर √4 प्लस 3x पावर 7 प्लस 2। इसके बारे में मैं बात करता हूं कि 2x पावर √4 प्लस 3x पावर 7 प्लस 2, क्या यह बीजीय व्यंजक है? सॉरी, हाँ, क्या यह बीजीय व्यंजक है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में हम जानते हैं वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो √4 भी वास्तविक संख्या है, 7 भी वास्तविक संख्या है, तो यह तो बीजीय व्यंजक है। तो क्या यह बहुपद होगा? क्योंकि हम जानते हैं बहुपद में अगर अंडर रूट लगा रहता है तो वह बहुपद नहीं होता है। अगर चर में अंडर रूट लगा है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहां पर देखो x घात √4 है, रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो क्या यह बहुपद होगा? तो यहीं पे थोड़ा सा समझिए, अगर यहां पे जो अंडर रूट वाली संख्या है 4, इसका वर्गमूल मतलब √4 का वर्गमूल कितना होगा? आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट इसका 2 होगा। तो इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2 में तो रूट लगा नहीं है। जैसे यहां पर मैं अगर बात करता हूं, जैसे ये √4 है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2। समझ में आ रहा है? इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, और ये पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? तो √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2 हो जाएगा। तो रियल में ये चीज ये लिखा हुआ है 2x पावर 2 प्लस 3x पावर 7 प्लस 2। तो अब बताओ यहां पर, अब डिफिनेशन में आप देखिए, तो यहां पर ये जो 2 है यह कैसी संख्या है बच्चा? तो यह होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, इसलिए यह दोनों संख्याएं, ये अगर आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है तो यह आपकी वास्तविक संख्या, सॉरी बहुपद होगा।
अगर ऐसा आपको आपके सामने आता है तो ये बहुपद होगा। मतलब अंडर रूट की कुछ संख्याएं तो बहुपद में आएंगी और कुछ संख्याएं बहुपद में नहीं आएंगी घात में। कौन बहुपद में आएगा? जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वह बहुपद में आएगा, और जिसका नहीं निकलेगा वह बहुपद में नहीं आएगा। जैसे इसी की जगह बच्चा √4 की जगह पर √5 हो जाता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, √7 हो जाता उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, √9 हो जाता, √9 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, 3 होता है, वह बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे 2x/6 माइनस 2x⁴ प्लस 7x प्लस 2। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है। 2x⁶ दिया गया है, इसको सही से लिख दो, 2x⁶। अब इसके बारे में हम आपको पता करना है कि यह बहुपद है। क्या यह बहुपद है? तो देखो, हमने बहुपद की पहचान के लिए क्या बताया? चर की घात देखना है आपको। क्या देखना है? चर की घात। तो बच्चा यहां बताओ x की घात कितनी है? आप कहेंगे सर x की घात 4 है। x की घात कितनी है? 4 है। तो क्या यह तो पूर्ण संख्या है? x घात यहां पर कितनी है? 1 है। यह भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब इनके हिसाब से तो यह बहुपद है। यहां पर ध्यान से देखिए, यह x घात कितनी है? 6 है। x घात कितनी है? 6 है। इसके हिसाब से भी बहुपद है। लेकिन ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी आप देखे हो ना, x हमेशा अंश में रहा है। x कहां रहा है? ऊपर रहा है, अंश में रहा है। यहां पहली बार ऐसा केस है कि x जो है, जो चर आपका है, वो हर में है। तो बच्चा हमेशा आपको अच्छे से क्लास 9th में आप लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, घातांक का नियम। तो घातांक के नियम में आप लोगों ने ये चीज समझी थी, घातांक के नियम में आप ऐसे समझे थे कि अगर ये लिखा है 2/(x⁻⁶) लिखा है, सॉरी इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर 2/(x⁻⁶) लगा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? ये जो x⁻⁶ है ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाता है ना बच्चा, तो इसकी जो घात है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो यह जब ऊपर जाएगा तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा, 2x-6। अब अगर इसको यहां पे देखोगे तो x घात ऋणात्मक हो गई कि नहीं होगी? निगेटिव नंबर हो गया कि नहीं हो गया? और कोई भी निगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर कभी भी कोई ऐसा लिखा, जैसे यहां लिख दिया है 3x⁴, अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात, जो घात है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x⁻⁻4। और आपको पता है -4 जो है आपका, यह पूर्ण संख्या नहीं होती, होल नंबर नहीं होता है। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जब x⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये x⁻6 जब ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सॉरी यार, x⁻6 ये पॉजिटिव नंबर है ही, ऊपर जाएगा तो निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो निगेटिव नंबर जब हो जाएगा, और आपको पता है कि जब डिग्री नेगेटिव नंबर हो जाती है वह हमारा बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब क्या यह बहुपद है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर नहीं, यह बहुपद नहीं है हमारा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यह भी हमारा एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन यह हमारा बहुपद नहीं है। तो यह रहा बीजीय व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस। दोनों में, बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? बीजीय व्यंजक में चर की घात वास्तविक संख्या होती है, बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चा आपका? चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोगों ने देखो यहां तक बात कर लिया था, ये बहुपद को समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को।
देखिए आपके सामने दिया गया है बहुपद के प्रकार। आपके सामने क्या दिया गया बच्चा? बहुपद के प्रकार दिया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पीते। देखिए समझते हैं इसको, बहुपद के प्रकार। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का हम डिवाइड करते हैं वो दो बेस पे करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का, उसके दो बेस होते हैं, दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। और दूसरा होता है बच्चा घातों के आधार पर, इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बहुपद के प्रकार होते हैं बच्चा, वो दो आधारों पर होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। ये शायद आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। तो ये बच्चा पदों के आधार पर, ये पद लिखा हुआ है, ठीक है, ये पदों के आधार पर है और यह घातों के आधार पर है। इसको हम एक स्लाइड में लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये स्लाइड, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड डिग्री। फर्स्ट जो होगा वो है हमारा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, डिपेंड ऑन टर्म, इसमें टर्म के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा जो होता है बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ, हिंदी में लिख दो, चलो लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए टर्म क्या होते हैं और घात क्या होती है। देखो, हम समझते हैं टर्म। टर्म का मतलब होता है बच्चा पद। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2x + 4, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें दो पद हैं, एक पद ये होता है हमारा और एक पद ये होता है। ये हमारे दो पद हो गए। फिर मैं आपसे बोलता हूं x + y + z, इसमें टर्म कितने हैं? आप इसमें कहेंगे दो टर्म है। इसमें टर्म कितने हैं? आप कहेंगे सर इसमें तीन टर्म है, एक x है, एक y है और एक 7 है। तो ये इसमें तीन टर्म हो जाएंगे। फिर अगर मैं इसमें लिखता हूं x × y × z × 7, ऐसा लिख देता हूं x × y × 7, अब इसमें कितने टर्म है? तो आप कहेंगे सर इसमें तीन टर्म है। नहीं गंजेड़ी, इसमें तीन टर्म नहीं है। x × y × 7, इसमें तीन टर्म नहीं है। इसमें बच्चा आपको एक ही टर्म है। कैसे? जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो ये xy होगा, x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो xy होगा, और ये 7 आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 7xy। तो अब इसमें कितने पद हैं? इसमें आपके कितने टर्म हैं? तो इसमें आप कहेंगे बच्चा एक टर्म है। इसमें कितने टर्म है? तो ये एक टर्म है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि जो टर्म अलग अलग होते हैं ना, वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। टर्म किससे अलग होंगे? प्लस और माइनस अलग होंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म अलग नहीं होंगे। जैसे मैं अगर ऐसे लिख देता हूं x / 3, और आपसे मैं पूछता हूं इसमें कितने टर्म है, तो आप ये नहीं बताएंगे सर एक टर्म ये है, एक टर्म वो है। टर्म अलग अलग तभी होंगे जब बीच में माइनस हो या प्लस होगा। अगर माइनस और प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो टर्म अलग नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें कितने टर्म है? तो इसमें बच्चा आपके सामने एक ही टर्म होगा। इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें एक टर्म होंगे। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया। अब देखो डिग्री के बारे में बात करते हैं, घातों के बारे में बात करते हैं। घात, डिग्री। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x⁻7 + 3x + 2, और मैं आपसे पूछता हूं कि यह एक प्रकार का बहुपद है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बताइए, इसकी घात बताइए। तो ध्यान से देखिए, यहां x की घात 7 है, इसमें भी घात लगी है और इसमें भी घात लगी है। x पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी घात क्या होगी? क्योंकि इसमें तो दो घात है, एक 7 है और एक है, तब इसको किस मानेंगे?
तब जो सबसे बड़ी वाली डिग्री होती है वही इसकी घात हो जाएगी। तो इसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 7 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। और देख लीजिए, जैसे मैंने यहां लिखा 4x पावर 3 माइनस 2y की पावर 6 प्लस 2। अब इस बहुपद में घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो इस बहुपद की अधिकतम घात देखनी है। घात के बारे में जब भी बात किया जाएगा, डिग्री के बारे में जब भी बात किया जाएगा, मैक्सिमम डिग्री आप लोग देखेंगे। तो यहां पर y की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 6 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि टर्म और आप लोग घात को बेहतर से समझ चुके हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा, फिर मैं बहुपद के प्रकार मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, इसको हटाते हैं हम लोग। देख रहे हो कितना अच्छे से ये इरेज हो रहा है। इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिया। समझ में आ रहा है? चलो बच्चा, अब इसके देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका जो हमने 2 बेस सेट किया हुआ है, टर्म और डिग्री, क्या होता है इसमें। देखो, पदों के आधार पर जो पहला पॉलिनोमियल आएगा, पदों के आधार पर जो पहला पॉलिनोमियल आएगा बच्चा, उसको हम बोलेंगे एक पदीय। क्या बोल देंगे, एक पदीय, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। तो एक पदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है। एक पदीय बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है, उसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल बताइए सर। लीजिए भाई साहब, आपके प्रस्तुति भी पेश है। एग्जाम्पल इसका, जैसे मैंने यहां लिख दिया 3x स्क्वायर। अब मेरी जान ये बताओ, ये जो 3x स्क्वायर लिखा है, इसमें कितने पद हैं? तो आप कहेंगे सर एक पद है, तो एक पद है, इसका मतलब क्या होगा, यह एक पद ही हो जाएगा। अब ऐसे आप बहुत सारे, जैसे यहां मैं लिख देता हूं x की घात 100, मैंने क्या लिख दिया, x की घात 100, तो यह किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा? आप कहेंगे सर यह एक पदी बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं बच्चा। यह एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा, इस पे चलते हैं, द्विपदी बहुपद। द्विपदीय बहुपद, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। द्विपदी का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जांपल दीजिए सर। जी बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, जैसे हमने लिख दिया है 4y की पावर 7 प्लस 3। मैंने लिखा 4y पावर 7 प्लस 3, इसमें कितने पद हैं? देखो, पदों के आधार पर चल रहे हैं, टर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो टर्म किसमें कितने टर्म है? आप कहेंगे सर 2 टर्म है। अगर 2 टर्म है तो ये द्विपदी हो जाएगा। तो आपको लग रहा है अरे ये तो बड़ा सिंपल है सर, अगर एक पद है तो एक पदी। हाँ बिल्कुल यही बात है, अगर 2 पद है तो द्विपदी। बिल्कुल, चलो बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट इसका जो है, इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा भाई, आप समझ गए होंगे। अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। वेरी गुड, समझ गए। इसका मतलब इसमें इसका जो एग्जांपल क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड। 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, कितने पद? 3 पद। तो क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा, त्रिपदी होगा। गुड, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत सही। अब हम पदों के आधार पढ़ चुके हैं, अब हम लोग घातों के आधार पढ़ेंगे। किस आधार पढ़ेंगे? घातों के आधार पर। चलिए देखते हैं घातों के आधार पर क्या होगा भाई। ये देखिए, अब इसमें जो फर्स्ट आएगा उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद।
इंग्लिश में इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे समझो, जैसे 3 पद हैं तो त्रिपदी हो जाएगा, 4 पद होंगे क्या होगा सर, 5 पद होंगे क्या होगा, 10 पद होंगे क्या होगा, 20 पद होंगे क्या होगा। भाई साहब वो सब बहुपद बोल देना, कोई 4 पद का है बोल देना, कोई पूछे क्या है कह देना भैया बहुपद है, बात खत्म। समझ में आ गया। इसके आगे जो 10 डिग्री हो गए क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं 10 घातीय बहुपद नहीं, उसको बोल दीजिए कि यह एक प्रकार का बहुपद है, बात खत्म हो गई। देखो रैखिक बहुपद के बारे में बात करेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें देखो इसमें क्या था, इसमें पद देखते थे, अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो 2 पदी, 3 पद है तो 3 पदी। इसमें क्या होगा, अगर एक घात है तो रैखिक, समझ में, इसमें घात देखना है, पद नहीं देखना। तो अगर इसमें एक घात है तो रैखिक, 2 घात है तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, 3 घात है तो उसको भी बताऊंगा। तो यहां पर एक घात के बारे में बात करेंगे कि अगर एक घात है तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल लो भाई, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 2x + 3। अरे सर आप इसमें तो 2 पद लिख दिए हो। अरे भाई ठीक है, इसमें पद नहीं देखने हैं, मैं 10 पद लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा घात से। चाहे 2 पद लिखिए, 4 पद लिख दिए, 40 पद लिख दीजिए। बात किस पे करना है हमको, घातों के बारे में बात करना है, डिग्री के बारे में। तो ये बताओ इसमें मैक्सिमम घात कितनी है। आप कहेंगे सर मैक्सिमम घात का मतलब आपने ये बताया था कि जिसकी ज्यादा वाली घात होती है। तो भाई यहां पर x और x की घात कितनी है, 1 है। तो इसको इसी को ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो जाती है उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर x + y, यहां हमने क्या लिख दिया है, x + y। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है। आप कहेंगे सर 1 होगी। अगर इस बहुपद की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी तो यह हमारा एक प्रकार का रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चा। रैखिक बहुपद अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही आपको पढ़ना है क्लास 10th में। जो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में आपने क्या किया था, क्लास 9th में आपने रैखिक बहुपद भी पढ़ा था और द्विघात बहुपद भी पढ़ा था और त्रिघात बहुपद भी पढ़ा था। लेकिन कक्षा 10th में जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे, लेकिन यहां पर बस डिफिनेशन में चले जाते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम घात 2 होती है उसको कैसा बहुपद कह देंगे, उसको बच्चा हम द्विघात बहुपद कह देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2x² + 4x + 3, यह हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। 2x² + 4x + 3 यह एक प्रकार का हमारा द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा, देखिए नाम से ही देखिए, 3 लिखा है, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो गई, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर कोई भी बहुपद की अधिकतम घात 3 हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल लीजिए भाई साहब, इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया है x⁻3, यह कैसा बहुपद है, आप कहेंगे सर त्रिघात बहुपद है। समझ में, घातों के आधार पर ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब ये बताओ x⁻3 है, ये आप लोग को कमेंट करना है कि ये जो x⁻3 है ये पदों के आधार पर कैसा बहुपद है। x⁻3 है यह पदों के आधार पर कैसा बहुपद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हर एक बच्चे को। समझ में आ रहा है, हर एक बच्चे को कमेंट करना है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
चलो बच्चा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ गए। अभी हमारे सामने कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सोचा तो था आज कुछ और ज़्यादा पढ़ाने के लिए, बट टाइम ज़्यादा हो रहा है और आप लोगों को इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना होगा, तो इस वजह से हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये सब है, इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, लगे हाथ देखो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसमें यही पढ़ा था, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। एक पदी का मतलब मोनोमियल, द्विपदी का मतलब बाइनोमियल, त्रिपदी का मतलब होता है ट्राइनोमियल। अगर पदों की संख्या एक है तो एक पदी, पदों की संख्या दो है तो द्विपदी, पदों की संख्या तीन है तो त्रिपदी। समझ में आ गया? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, उसके बाद या देखो, घातों के आधार पर ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। घातों के आधार पर अच्छा इसको अलग अलग कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का मतलब है फिर चीज़ें और क्लास ये लंबा हो जाएगा। तो बच्चे आज ऐसा करते हैं, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल तक पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ लिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। बहुपद के प्रकार में हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इन दोनों पे हम लोगों ने देख लिया है, बातें कर लिया है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। अभी एक और लेक्चर आएगा, एक और क्लास आएगी जिसमें बहुपद का जो पॉलिनोमियल, इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आज की जो क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी, जो पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आया ही होगा, बट तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और वीडियो वगैरह को लाइक वगैरह कर दिया करो बच्चा, समझ में आ रहा है? वही आपका जो लाइक और कमेंट होता है वही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, उससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, अगर वही आना बंद हो जाएगा फिर बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम आपसे और तो कुछ डिमांड कर नहीं रहे हैं, बस इतनी डिमांड है कि आप वीडियो देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। बाकी जो भी बात रहेगी इससे संबंधित वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू, जय हिंद।